आज का एपिसोड। अरमान के हाथ में खून से सनी चिप देखकर सभी घरवाले हैरान थे, पर उस चिप को देखकर अरमान के होठों पर जहरीली मुस्कान थी। अरमान ने चिप को अपने सामने लाकर उसमें कहा, तो आखिर तुम जैसे कुत्ते के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अरमान राठौर से पंगा लोगे। इतना कहकर अरमान ने उस चीफ को तोड़ दिया। असल में वह चीप इस तरह से बनाई गई थी कि अरमान और उस नौकर के बीच होने वाली सारी बातें उस चुप के थ्रू उसके ऑपरेटर को सुनाई दे। अरमान अच्छे से जानता था कि जब भी कोई बिजनेस में अपने राइवल पर निशाना साधा है तो इस तरह की जरूर करता है, इसीलिए अरमान को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जरूर इस नौकर के अंदर भी ऐसी कोई चीज मौजूद जरूर होगी। वही ये देखकर घर के सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई थी। तभी आहिल आगे आया। उसने अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरमान अब क्या करना है? अरमान ने आहिल को देखकर अपने लालकों से कहा, नकली बादशाह का खात्मा। अरमान की बात सुनकर आहिल ने अपना सर हिलाया। उसके बाद अरमान ने अपनी लाल आंखों से सभी को देखा। सब लोग डर के मारे अपने अपने कमरे में भाग गए। अब अरमान, आहिल, कार्तिक, आर्यन, ओम और कबीर ही अब बचे थे। कबीर आगे आए। उन्होंने अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने क्या सोचा है अरमान? अरमान ने कबीर जी की तरफ देखा और सार्कास्टिक तरीके से कहा, तो क्या आपको मेरी चिंता है? सो कॉल्ड डेड। अरमान की बात सुनकर कबीर जी की आंखों में नमी तैर गई, पर अरमान ने भी क्या गलत कहा था? आखिर उन्होंने कब अरमान से दो प्यार के शब्द कहकर उसके बारे में उससे पूछा था? अपनी दूरियों के चलते उन्होंने अरमान को खुद से दूर कर दिया था। भले ही अरमान ने खुद से दूरियां मिटाने की कोशिश नहीं की, पर उन्होंने भी नहीं की। उन्होंने अपना सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ अरमान। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इसी बात का अफसोस है। इतना कहकर अरमान जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चला गया। अरमान की बात सुनकर कबीर जी का चेहरा उदास जी से भर गया। ओम जी ने उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, कबीर, गलती तुमने की है तो सुधारो भी। तुम उसे एहसास दिलाओ कि जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ। बेटा है वह तुम्हारा, तुम्हारे बात जरूर एक दिन समझेगा। उनकी बात सुनकर कबीर ने अपनी आंखों की नमी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए उनसे कहा, सच में भैया? ओम ने अपना सर हिला दिया। कबीर उनके गले लग गया। फिर दोनों भी अपने अपने रूम में चले गए। स्टडी रूम में इस वक्त अरमान, आहिल, कार्तिक और आर्यन मौजूद थे। अरमान अपनी हेड चेयर पर बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी, ऊपर से अरमान ने अभी तक ना अपने कपड़े बदले थे ना चेहरा धोया था। उसका चेहरा अभी भी खून से रंगा हुआ था और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। पर अरमान को इस तरह देखने की आदत कार्तिक, आहिल और आर्यन को हो चुकी थी, इसलिए उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आर्यन ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, हमारा अगला कदम क्या होगा अरमान ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा, बादशाह का खात्मा। अरमान की बात सुनकर कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने गुस्से से कहा, अगर मेरी बहन को उसने टारगेट नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हें ये कहता कि हमें बादशाह को छोड़ देना चाहिए, पर अब मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ, उस बादशाह को कुत्तों की मौत आनी चाहिए अरमान। उसकी वजह से आज मेरी बहन तकलीफ में है। कार्तिक की बात सुनकर अरमान की आंखें भी सुकून का ख्याल आते ही गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, बादशाह को इतनी बुरी मौत मिलेगी कि वह जिंदगी भर इस बात का पछतावा करेगा कि क्यों उसने मेरी एंजल को टारगेट करने की कोशिश की। अगर उसने मुझे टारगेट किया होता तो शायद मैं उसे आसान मौत देता, पर अब उसकी दर्दनाक मौत और उसके साम्राज्य का खात्मा तय है। अरमान की बात सुनकर आर्यन में किसी सोच में गुम होते हुए अरमान से कहा, अरमान, जहां तक मुझे पता चला है नेक्स्ट मंथ बादशाह रसिया से लड़कियों की तस्करी अफ्रीका जैसे देशों में करवाने वाला है। ये लड़कियां कई सारी कंट्री में से उठाई गई है और अभी यह सब रसिया में उसके किसी खुफिया जगह पर मौजूद है, जिन्हें अगले महीने बादशाह साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भेजने वाला है। हमें जल्दी से इसका उपाय ढूंढना होगा अरमान, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
अरमान ने आर्यन को देखकर कहा, मुझे वह लोकेशन पता है, पर हम तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक वह लोग उन लड़कियों को भेजने का इंतजाम नहीं करते। अरमान की बात सुनकर बाकी तीनों शॉक हो गए। उन्होंने एक साथ पूछा, क्या तुम्हें उनकी लोकेशन पता है? अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस एक जहरीली मुस्कान उन तीनों को पास कर दी। अरमान की स्माइल देखकर वह तीनों भी जहरीली मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ रसिया में एक गुफा के जैसा इलाका बाहर से देखने पर वो किसी खंडार से कम नहीं लग रहा था। आसपास सिर्फ बंजरा जमीनें थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर इंसान सदियों से नहीं आया हो। वही उस गुफा के अंदर का दृश्य कुछ अलग ही था। वह अंदर से किसी महल से कम नहीं था। 5 स्टार होटल भी उसके आगे कम ही लगता है। बादशाह का सीक्रेट अड्डा था जहां पर बादशाह रहता था। बादशाह एक माफिया था जो कि लड़कियों की तस्करी, ड्रग डीलिंग और न जाने कितने गैर कानूनी काम करता था, जिससे इंसानी जिंदगी तबाह होने के बहुत ज्यादा चांस थे। पर बादशाह पैसे का बहुत लालची था। बादशाह की उम्र सिर्फ 35 साल थी। असल में ये धंधा बादशाह के पिता ने शुरू किया था, जिसको अरमान ने पिछले साल बेहद दर्दनाक मौत दी थी। उसके बाद से ही बादशाह और अरमान एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते। तो बादशाह को पिछले साल ही पता चला था कि सिर्फ एक 14 साल का बच्चा उनके काम में टांग अड़ा रहा है। बादशाह ने अरमान को मारने की कई बार कोशिश की, पर हर बार फेल हो गया। अब तक बादशाह को भी अरमान की ताकत का अंदाजा लग चुका था और वह नौकर बादशाह का स्पाई था, जिसे बादशाह ने अरमान के फैमिली पर नजर रखने को कहा था। उससे बादशाह को पता चला था कि अरमान को अपने फैमिली से ज्यादा लगाव नहीं है। उसे बस एक लड़की जिसका नाम सुकून है उससे बहुत ज्यादा लगाव रहा है। इसीलिए जब अरमान ने सभी नौकरों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि कोई भी पीनट और उससे बनी चीजों का इस्तेमाल सुकून के खाने में नहीं करेगा, तभी बादशाह के स्पाई ने यह बात बादशाह को बता दी थी। बादशाह को पता चला था कि शायद वह लड़की अरमान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसे शायद पीनट से एलर्जी होगी। इसीलिए उसने अपने स्पाई यानी कि उस नौकर को कहा था कि वह उसके किसी भी खाने की चीज में पीनट को मिलाकर उसे पिला दे। वह जानना चाहता था कि क्या सच में वह लड़की अरमान की कमजोरी है। जब सुकून की हालत खराब होने पर अरमान गुस्सा उस नौकर ने देखा था और उस नौकर के थ्रू उन दोनों के बीच में होने वाली सारी बातें बादशाह ने सुनी थी। तब उसे पता चला था कि सुकून अरमान के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बादशाह यही सब अपने चेयर पर बैठा सोच रहा था। बादशाह दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी हाइट भी 6 फुट 2 इंच थी और उसका रंग गेहुआ था। उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और गठीला बदन। दिखने में बादशाह काफी अच्छा था, पर कमीनापन उसके चेहरे से ही झलकता था। बादशाह का असली नाम जोरावर सिंह था, जो कि उसके पिता तलवार सिंह ने रखा था। असल में ये गैरकानूनी काम तलवार सिंह ने ही शुरू किया था। तलवार सिंह बहुत बड़ा माफिया था जो कि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था और उसके कई सारे नाजायज बच्चे भी थे। पर जोरावर उसकी बीवी का बेटा था और उसका अगला उत्तराधिकारी भी। तलवार सिंह ने अपनी बीवी को अपने हाथों से मारा था क्योंकि वह उसके काम में टांग अड़ाया करती थी और यह बात जोरावर भी जानता था। पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसमें भी अपने पिता तलवार सिंह का ही खून था और कमीनापन जोरावर में कूट कूट कर भरा था। जोरावर दुनिया पर राज करेगा, इसी सोच के तहत तलवार ने उसका नाम जोरावर से बदलकर बादशाह रख दिया था और जोरावर भी खुद को असल में बादशाह ही समझने लगा था। जोरावर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी किसी ने उसे आवाज दी, बादशाह अब हम क्या करेंगे? अरमान राठौड़ ने तो हमारे आदमी को पकड़ ही लिया है। ये जोरावर के खास आदमी हिम्मत सिंह की आवाज थी। हिम्मत भी जोरावर की तरह ही एक नंबर का तारानकन आदमी था। वह दिखने में किसी शैतान से कम नहीं था। उसकी हाइट 7 फीट के ऊपर थी और उसकी बॉडी भी किसी फाइटर से कम नहीं थी। वह जोरावर का बॉडीगार्ड भी था।
जोरावर अपनी सारी कमीनापन की बातें किसी से शेयर करता ना हो पर हिम्मत सिंह के साथ जरूर शेयर करता था। वह दोनों बचपन में साथ ही पढ़े लिखे था और बाद में साथ में ही गैर कानूनी काम करने लगे। जोरावर सिंह ने अपनी मक्कारी वाली हंसी के साथ कहा, उस बच्चे से क्या डरना। हिम्मत सिंह, उसे क्या लगता है, भले ही उसने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया पर अभी भी वह तो है एक बच्चा ही और मैं हूँ बादशाह जो इस दुनिया पर राज करूंगा। मौत का सौदागर हूँ मैं और वो मुझसे नहीं जीत सकता है। हिम्मत सिंह, उस बच्चे को तो मैं खून के आंसू रुला लूंगा। इतना कहकर बादशाह शैतानों की तरह हंसने लगा पर हिम्मत सिंह बादशाह की बातों से कन्विंस नहीं था। हिम्मत सिंह ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, पर बादशाह तो बच्चा सिर्फ इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है, उसके पास हमसे कई गुना ज्यादा पैसा है और उस लड़के का दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज चलता है। हिम्मत सिंह की बात सुनकर बादशाह को बेहद गुस्सा आ गया। बादशाह को बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़ा किया गया था जहां पर उसे यह सिखाया गया था कि उससे ऊपर कोई नहीं है और बादशाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके अलावा किसी और की तारीफ उसके सामने हो। उसने गुस्से से चिल्लाकर हिम्मत सिंह से कहा, तो क्या हुआ, अगले महीने होने वाली डील के बाद मेरे पास भी काफी पैसा आ जाएगा और फिर मैं बताऊंगा उस अरमान राठौर को कि बादशाह से पंगा लेने की क्या सजा होती है। बादशाह की बात सुनकर हिम्मत सिंह ने कहा, बादशाह, इंडिया से निरंजन राणा आपसे मिलना चाहता है। ये नाम सुनकर बादशाह ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे पहले से ही पता था, उसके साथ कल की मीटिंग फिक्स करो, आखिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इतना कहकर उसने एक जहरीली मुस्कान हिम्मत सिंह को दी। हिम्मत सिंह ने भी उसे बदले में वैसी ही मुस्कान दी और हाँ में सिर हिलाकर चला गया। हिम्मत सिंह के जाने के बाद बादशाह ने एक फोटो देखी। यह फोटो सुकून की थी। नौकर ने चुपके से सुकून की एक फोटो लेकर बादशाह को भेज दी थी। उस फोटो को देखकर बादशाह ने कहा, आखिर ऐसा भी क्या है छोटी सी बच्ची में जो तुम इसके पीछे पागल हो अरमान राठौड़ पर। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, आखिर शेर की जान एक छोटे से चूहे में ही है और चूहे को तो मैं मसल ही दूंगा। वैसे सच में यह बड़ी होकर बला की खूबसूरत बनेगी। इतना कहकर उसने सुकून की फोटो को देखा जो किसी परी की तरह उसने उस फोटो में क्यूट सा चेहरा बनाया हुआ था। इंडिया आर्यन का विला। स्टडी रूम में कुछ देर इम्पोर्टेंट बातें करने के बाद अरमान वापस अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आकर उसने देखा सुकून अभी भी आराम से सो रही थी, क्योंकि जब तक उसकी तकलीफ कम नहीं हो जाती डॉक्टर ने उसे नींद की इंजेक्शन दी थी जिससे सुकून को तकलीफ ना हो। अरमान ने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था क्योंकि अरमान बिल्कुल भी अपनी एंजल को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने सुकून के चेहरे को देखा जिस पर अब पीलापन कम दिखाई दे रहा था और उसके पूरे चेहरे और हाथों से भी रैशेज मिट चुके थे। ये देखकर अरमान ने एक चैन की सांस ली और फिर से वह मलहम लिया और सुकून के पूरी बॉडी पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुकून के बॉडी पर एक भी निशान रह जाए। इसका यह मतलब नहीं था कि अरमान को सुकून की बॉडी से मतलब था, उसे चिंता इस बात की थी कि सुकून ये देखकर कितना ज्यादा चिंता करेगी, क्योंकि अरमान जानता था कि सुकून अपनी क्यूटनेस को लेकर कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है और सुकून खुद की दिन भर तारीफ करती रहती है। अगर उसके चेहरे पर कुछ भी निशान रह जाता तो सुकून पूरा घर सर पर उठा लेती और अरमान भी अपनी एंजल को उदास, परेशान या फिर किसी मुश्किल में कैसे रहने दे सकता था। पूरी क्रीम लगाने के बाद अरमान बाथरूम में हाथ धोने के लिए चला गया। रूम में आकर उसने देखा सुकून अभी भी चैन की नींद सो रही थी। उसने सुकून के माथे पर किस किया और उसे गले लगा कर कहा, एंजल, जो भी आपको मुझसे दूर करने या फिर आपको तकलीफ को पहुंचाने की कोशिश करेगा, यह अरमान राठौर उसे नर्क के दर्शन करवा कर ही रहेगा। आप चिंता मत करो एंजल, इस सब के पीछे जो कोई भी है उसे मैं मौत से बदतर सजा दूंगा। इतना कहकर अरमान ने सुकून के माथे पर किस किया और उसे गले लगा कर सो गया। अगली सुबह के 8 बजे इस वक्त राठौड़ फैमिली और सभी बच्चे डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अनन्या, आरजू, काव्या, कीर्ति, दिव्या पांचों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही थी।
वह पांचों अपनी नजर उठाकर भी अरमान नहीं देख रही थी। अरमान दादाजी की सामने वाली हेड चेयर पर बैठा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके गोद में ही सुकून बैठी थी। सुकून की तबीयत अब ठीक थी। सुकून चुपचाप अरमान के हाथों से सैलेड खा रही थी। हालांकि सुकून का मुंह बना हुआ था, पर फिर भी उसने मना नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे रात को बुखार आया था और अगर उसने मना किया तो अरमान गुस्सा करेगा, इसलिए सुकून चुपचाप खा रही थी। सुकून के बगल में ही कुर्सी पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था। असल में अरमान ने सुकून के लिए एक पर्सनल डॉक्टर कर लिया था, जो सुकून के कुछ भी खाने से पहले उस चीज की जांच करे। ये सुनकर कि सुकून के खाने से पहले हर बार उसके खाने की जांच कर जेगा, सब लोग हैरानी के अरमान को देख रहे थे, पर किसी के कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस डॉक्टर को भी अरमान इस बात के लिए दोगुनी सैलरी दे रहा था, जो कि नॉर्मल डॉक्टर से पहले से ही काफी ज्यादा थी, और वह एक नॉर्मल डॉक्टर था, इसलिए वह भी चुपचाप से मान गया। उस डॉक्टर की उम्र 50 साल के आसपास थी। सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद अरमान सुकून को लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। सभी लोग भी उनके पास आकर बैठकर सुकून अरमान के बालों के साथ खेल रहे थी। सुकून की तबीयत अब काफी ज्यादा बेहतर थी। सुकून ने अपने टिमटिमाती आंखों को झपकाकर अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम। अरमान ने लैपटॉप में काम करते हुए बिना सुकून की तरफ देखते हुए कहा, बोलो एंजल। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाकर अरमान का फेस अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने चेहरे के सामने लाकर कहा, हमारी तरफ देखकर बात करो। अरमान ने सुकून को देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और कहा, बोलो। सुकून अपने टिमटिमाती आंखों को झपकाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, हमें घूमने जाना है। अरमान ने कहा, एंजल, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। घूमने जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लीज मिस्टर हैंडसम, 2 दिन बाद तो हम वापस जाने वाले हैं ना, इसीलिए हमें घूमने जाना है। और अब सुकून तो बिल्कुल स्ट्रांग हो गई है। इतना कहकर सुकून ने खुद को अरमान की गोद से नीचे उतारा और गोल गोल घूमकर खुद को दिखाया। अरमान ने सुकून को देखा, जो काफी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। अरमान ने कहा, ओके। अरमान की हाँ सुनकर सुकून खुशी से चिल्लाने लगी और नाचने लगी। सुकून की कल की हालत देखकर सब लोग जो उदास थे, इस तरह सुकून को खिलखिलाते हुए और मुस्कुराकर हंसते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वही अरमान से बात सुनकर सुकून की तरह कोई और भी तो पागलों की तरह हंसने और चिल्लाने लगा था। ये कोई और नहीं, भैरवी थी। असल में भैरवी नहीं, सुकून के साथ यह प्लान बनाया था, क्योंकि भैरवी हमेशा से गोवा आना चाहती थी, और पिछले 4 साल से गोवा में रहने के बाद भी भैरवी सिर्फ बेड पर ही पड़ी हुई गोवा से जाने से पहले अपने साथ कुछ अच्छी यादें लेकर जाना चाहती थी। भैरवी और सुकून हंसते मुस्कुराते देखकर सभी घरवाले खुश थे। वही अरमान की तरफ देखते हुए कार्तिक को कुछ, क्योंकि अरमान अपने ख्यालों में गुम था। कार्तिक अरमान के पास आया और उसने कहा, अरमान। अरमान ने कार्तिक की तरफ देखकर आंखों से इशारा किया कि वह इस वक्त चुप रहे। अरमान का इशारा समझकर कार्तिक चुप हो गया। कुछ देर बाद कार्तिक, अरमान और आहिल स्टडी रूम में मौजूद थे। आहिल और कार्तिक ने अरमान से कहा, अरमान, हमें जल्दी से जल्दी गोवा से जाना होगा और तुमने सबको घूमने के लिए हाँ कह दिया। अरमान ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, इसीलिए क्योंकि अगर हम दाना नहीं डालेंगे तो चूहा बिल से बाहर कैसे निकलेगा। अरमान की बात का मतलब समझकर आहिल ने कहा, इसका मतलब बादशाह ने हमारे पीछे और भी स्पाई लगाए हैं। आहिल की बात सुनकर अरमान ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वह सिर्फ एक ही इंसान हमारे पीछे लगाएगा? उसने हमारे पीछे कुल मिलाकर 50 आदमी लगा कर रखे हैं। आहिल और कार्तिक दोनों शॉक हो गए। तभी दरवाजे से अंदर आया, उन दोनों के चेहरे देखकर कहा, अब इस तरह आंखों में तुम दोनों इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे तुम दोनों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। कार्तिक और आहिल ने कहा, हमें अंदाजा तो आप पर 50 आदमियों का नहीं। उन दोनों की बात सुनकर अरमान ने कहा, 50 हो या 500, उन लोगों से कैसे निपटना है यह मुझे अच्छी तरह से आता है। और अब से बादशाह की उल्टी गिनती शुरू। अगले दिन सुबह का वक्त, आर्यन का विला।
आज सभी बच्चे आर्यन और भैरवी जंगल में ट्रिप के लिए जाने वाले थे क्योंकि आखिर में रात को यही डिसाइड हुआ था कि वह सब लोग एक एडवेंचर ट्रिप के लिए जाएंगे और वह अगली सुबह आएगी वापस आएंगे। उसके बाद दोपहर तक वह सब लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। सुकून और भैरवी सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। सुबह से वह दोनों पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। उन दोनों को देखकर बाकी सब बहुत खुश है। सुबह से लेकर सुकून अरमान को 100 से ज्यादा बार पूछ चुकी थी कि वह लोग जहां जा रहे हैं वहां पर एनिमल्स होंगे ना। असल में सुकून को एनिमल्स बहुत पसंद थे। वह बाकी बच्चों की तरह डरती नहीं थी। उसे कुत्ते बिल्ली पालने का बहुत शौक था, पर एक बार गलती से एक बिल्ली का पंजा सुकून के हाथ पर लग गया था। तब से लेकर अब तक कपूर फैमिली ने कभी कोई पेट सुकून के लिए नहीं रखा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि गलती से भी सुकून को तकलीफ हो। सभी इस वक्त रेडी हो चुके थे सिवाय अरमान, सुकून और भैरवी के। बाकी सब उन तीनों का ही इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से भैरवी आती हुई दिखाई दी। भैरवी ने शॉर्ट पैंट जो कि उसके स्थाई तक था, उसके ऊपर व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी शर्ट और बेसबॉल कैप लगाई थी। वो बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह एक 25 साल की लड़की है। वो बिल्कुल 14-15 साल की लड़की लग रही थी। तभी उन्हें सीढ़ियों से अरमान सुकून को लेकर आता हुआ दिखाई दिया। सुकून ने मिकी माउस के प्रिंटेड वाली डंगरी पहनी हुई थी और अरमान ने उसके दोनों साइड 2 चुटिया बना दी थी। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। सुकून अरमान की गोद में ही उछल कूद कर रही थी, पर अरमान ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था। अरमान ने हमेशा की तरह व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट कैरी किया हुआ था। वह बहुत डिसेंट और गुड लुकिंग लग रहा था। अरमान 14-15 साल का लड़का नहीं बल्कि 17 साल का लड़का लग रहा था क्योंकि अरमान की हाइट ज्यादा थी। अरमान को देखकर भैरवी ने सिटी मारकर कहा, ओ माय हैंडसम बॉय अरमान, तुम तो बिल्कुल हॉट हॉट लग रहे हो। भैरवी की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से घूर कर भैरवी को देखा और अपना मुंह फुलाकर कहा, बुआ आप ऐसे मत करो, हमारे मिस्टर हैंडसम को हॉट सिर्फ सुकून बोलेगी और कोई नहीं। इतना कहकर उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से भैरवी को घूरा जैसे वह वार्निंग दे रही हो। सुकून की बात सुनकर भैरवी ने मुंह फुलाकर कहा, तुम भी इस खड़ूस अरमान के जैसी हो गई हो मीना कुमारी। सुकून ने फिर से घूर कर भैरवी को देखा और कहा, हमें मीना कुमारी मत कहो बुआ, सुकून डोंट लाइक सुकून लव हर नेम। भैरवी ने अपना सर हिलाकर कहा, ओके मेरी माँ, तुम जो बोलोगी मैं कहूंगी, पर फिर भी मैं तुम्हें मीना कुमारी कहना तो बंद नहीं करूंगी। इतना कहकर भैरवी मुस्कुराते हुए बाहर भाग गई। सुकून की आंखें छोटी हो गई। सुकून ने अपनी फूली हुई नाक के साथ कहा, हम भी आपको मधुबाला कहेंगे। असल में हमारे मासूम सुकून को कल दिव्या और आरजू ने कहा था कि मीना कुमारी की तरह ही मधुबाला भी पुराने जमाने की एक फेमस हीरोइन थी, इसलिए हमारी मासूम सुकून को लगा कि अगर वह मधुबाला कर भैरवी को चिढ़ाएगी तो भैरवी उसे मीना कुमारी कहना बंद कर देगी। सब लोग एक छोटी सी मिनी बस जो कि अरमान यही बुलवाली थी उसमें बैठ गए। सुकून दौड़ते हुए गई और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसके साथ साथ ही दिव्या और आरजू भी दौड़ते हुए उसी के पास जाकर बैठ गई। बाकी सबके चढ़ने के बाद कार्तिक, अरमान और आहिल का नंबर आया। वो तीनों भी बस में चढ़ गए। उन तीनों ने देखा उनकी तीनों सताने आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तीनों की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। अरमान ने सीधा सुकून को झट से गोद में उठाया और उसे लेकर पीछे की 2 नंबर की सीट पर जाकर बैठ गया। सुकून ने घूर कर अरमान को देखा और अपने फूले फूले गालों को और ज्यादा फुलाते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम आप हमें दिव्या और आरजू के पास बैठने दो ना। अरमान ने सुकून को घूर कर देखा और कहा, एंजल आप मेरे पास ही बैठोगे और दिव्या और आरजू के पास कार्तिक और आहिल है बैठने को। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, फिर मिस्टर हैंडसम हम तो गर्ल्स वाली टॉक कर रहे थे, अब हम आपसे कौन सी टॉक करेंगे, आप हमें तो एक भी बार उनके पास नहीं बैठने देते हो। इतना कहकर सुकून ने मुंह फुला लिया। अरमान ने सुकून का प्यारा सा चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, एंजल आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो क्योंकि आपकी हर बात जानने का हक सिर्फ मेरा है।
अरमान की बात सुकून को समझ में तो नहीं आई, पर फिर भी हमारी मासूम मीना कुमारी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने अपना सर अरमान के सीने पर रखकर कहा, मिस्टर हैंडसम, हमें ना जंगल में घूमना है और खूब सारे एनिमल्स भी देखने हैं। अरमान ने सुकून के सर को सहलाते हुए कहा, ओके एंजल। कुछ देर बाद वह सभी लोग गोवा के नेशनल पार्क पहुंच गए थे। सब लोग गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने जंगल में घूमने के लिए 5-6 की थी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थी। अरमान सुकून को लेकर अलग जीप में बैठ गया। भैरवी में सुकून को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर आर्यन को देखकर कहा, आर्यन, हम भी सुकून और अरमान के साथ ही जाएंगे। ये सुनकर सुकून ने मुंह फुलाकर, बिल्कुल भी नहीं बुआ, हम सिर्फ अपने मिस्टर हैंडसम के साथ जाएंगे। आप आर्यन अंकल के साथ आओ। अरमान ने भैरवी को घूर कर देखा, जो जानबूझकर सुकून को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों को देखकर भैरवी में अपना सर हिलाकर कहा, जलकुकड़े कहीं के, अपने लिए जलकुकड़ा। सुनकर सुकून ने अपना नाक फुलाकर कहा, आप हमें जलकुकड़ा मत कहो, वरना हम आपको हमारा चॉकलेट और पिज्जा बिल्कुल नहीं देंगे। चॉकलेट और पिज्जा का नाम सुनकर भैरवी के मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी बत्ती सी दिखाकर सुकून से कहा, अरे प्रिंसेस, मैंने कब आपको चिढ़ाया? मैं आपको नहीं फिर आऊंगी। आप मुझे पिज्जा और चॉकलेट दूंगी ना दोगी ना? सुकून ने अपना एक हाथ उठाकर अपनी उंगली अपने सर पर दबाते हुए कहा, वह तो सोचना पड़ेगा बुआ, आप हमें सुबह से चिढ़ा रही हो। सुकून की बात सुनकर भैरवी ने अपना चेहरा बिल्कुल छोटे से मासूम पप्पी के जैसा बना कर कहा, तुम सच में मुझे नहीं दोगी? प्रिंसेस भैरवी का मासूम चेहरा देखकर हमारी मासूम सुकून पिघल गई। उसने कहा, आप नाराज हो गई बुआ? भैरवी ने कहा, मैं कहाँ नाराज हुई प्रिंसेस, आप दोगी ना मुझे? सुकून ने अपना चेहरा हाँ में हिलाकर कहा, देंगे, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि हमें भी तो चाहिए ना। इतना कहकर उसने अपने मुंह का पाउट बनाकर भैरवी को देखा। भैरवी ने कहा, ओके प्रिंसेस, हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। सुकून ने कहा, ठीक है। बाद में अब 6 जीप लाइन में लगी हुई थी और उनमें पहली जीप में अरमान सुकून के साथ था, दूसरी जीप में आर्यन और भैरवी थे, तीसरी जीप में कार्तिक, आरजू, आहिल और दिव्या थे, चौथी जीप में काव्या, कीर्ति, रेहान और राहिल थे, पांचवी जीप में सिंगल बॉयज यानी कि अंश, वंश और आदित्य थे। एक साथ सभी जीप जंगल की तरफ निकल गई और आखिरी जीप में अरमान के कुछ बॉडीगार्ड थे। उनकी जीप जंगल के अंदर जा रही थी और उन्हें कई सारे एनिमल्स दिख रहे थे। सुकून एक्साइटेड होकर चिल्ला रही थी, जिससे वह एनिमल्स जंगल के अंदर भाग रहे थे। ये देखकर सुकून ने मुंह बनाकर अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, ये सभी लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? इन्हें बोलो ना हमारे साथ आकर खेलें। अरमान ने सुकून को देखकर कहा, एंजल, आप चुपचाप बैठकर उन्हें देखो, वरना वह सब लोग आपकी आवाज सुनकर ऐसे ही अंदर भागते रहेंगे। अरमान की बात सुनकर सुकून चुपचाप सभी एनिमल्स को देखने लगी। तभी उन लोगों को एक जेब्रा की जोड़ी दिखाई दी। वह एक साथ 2 जेब्रा थे। उन्हें देखकर सुकून ने एक्साइटेड होते हुए अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, वह देखो जेब्रा। अरमान तो बस अपनी एंजल को ही देख रहा था, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। सुकून ने एक्साइटेड होते हुए अरमान को देखा और चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, वह कितने सुंदर हैं ना? अरमान ने कहा, एंजल, आप उन्हें सुंदर नहीं कह सकती हो। सुकून ने मासूमियत से अरमान से कहा, पर क्यों? अरमान ने कहा, क्योंकि आप सिर्फ मुझे सुंदर हैंडसम सिर्फ मुझे ही कह सकते हो, उनमें से किसी को नहीं। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपने नन्हे से हाथों को अपने सर पर मार के कहा, हो मिस्टर हैंडसम, बुआ सही कह रही थी, आप तो बहुत ज्यादा जलते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? सुकून की बात सुनकर और अरमान ने सुकून से काम, और आपको ही उल जलूल बातें किसने सिखाई? सुकून आंखों को बार बार झपकाकर अरमान से कहा, ये तो हमें बुआ ने सिखाए। अरमान ने सुकून से कहा, आप बुआ की कोई बात मत सुना करो, वह तो है ही बेवकूफ। अरमान ने ये सब बिना किसी एक्सप्रेशन के कह रहा था। वही उनके जी के जस्ट पीछे वह भैरवी की जीप। भैरवी ने अपने लिए बेवकूफ शब्द सुन लिया था। उसने अपनी जीप से चिल्लाकर कहा, अरमान, तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? मैं सबसे इंटेलिजेंट लड़की हूँ पूरी दुनिया में। भैरवी की बात सुनकर उसके साइड में खड़ा आर्यन, जो कैमरा से जंगल की फोटो ले रहा था, उसकी एकदम से हंसी छूट गई।
आर्यन को इस तरह खुद पर हंसता देख भैरवी ने घूर कर आर्यन को देखा और अपने हाथों से एक मुक्का आर्यन के पेट पर मार दिया। उसने जोर से नहीं मारा था, फिर भी आर्यन ने दर्द से कराने का नाटक किया। आर्यन ने भैरवी को देखकर कहा, जान तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई हो, तुम्हारे हाथ तो सनी देओल से भी ज्यादा भारी हो गए हैं। उसके 2.5 किलो के थे, तुम्हारे 5 किलो के हैं। ये सुनकर भैरवी ने गुस्से से कहा, मतलब आप हमें इनडायरेक्टली मोटा कह रहे हो। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, तुम्हें अब ये बात समझ में आई। सच तो यह है कि तुम मोटी तो हो गई हो, अपने लिए मोटा। सुनकर भैरवी ने गुस्से से आर्यन के पांव पर लात मारते हुए कहा, मोटे आप हाथी, आप सांड, आपकी हिम्मत दी कैसे हुई मेरे जैसी क्यूट ब्यूटीफुल लड़की को मोटा कहने की। खुद की तारीफ करने में भैरवी कभी पीछे नहीं हटती थी, और आर्यन ने तो उसे मोटी कहा था, तो गुस्सा होना तो जायज ही था भैरवी की बात सुनकर। और भैरवी को गुस्सा होता देख आर्यन ने स्माइल करते हुए उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था जान, तुम तो गुस्सा हो गई। और भले ही तुम कितनी भी मोटी क्यों ना हो जाओ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही रहोगी। आर्यन की बात सुनकर भैरवी के फेस पर स्माइल आ गए। तभी भैरवी चहकते हुए, आर्यन, इतना कहकर उसने एक हिरन झुंड की तरफ इशारा किया। वहां पर कहीं सारी हिरन थी। आर्यन ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और उनकी फोटो लेने लगा। बाकी सब भी अपनी अपनी राइड में एंजॉय कर रहे थे। उनकी जीप जंगल के बीचों बीच थी। तभी वहां पर एक सूट की आवाज सुनाई दी। अचानक से जंगल में उड़ रहे परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। ये सुनकर आर्यन और अरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक स्माइल पास कर दी। वही सुकून तो डर के मारे दोनों पैर अरमान के कमर पर लपेटकर उसके ऊपर ही चढ़ गई थी। जीप चलाने वाला ड्राइवर भी डर गया था। जंगल में घूम रहे जानवर भी इधर उधर भागने लगे थे। तभी फिर से एक बार सूट की आवाज सुनाई दी और इसी के साथ जंगल में परिंदों की आवाज में भी जोर जोर से सुनाई देने लगी। सभी परिंदे जंगल से निकलकर आसमान में उड़ने लग। वैसे तो यह नज़ारा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, पर इससे भी बड़ी बात ये थी कि यह अपने आप तो नहीं हुआ था, ये किसी मुसीबत का अंदाजा था। क्योंकि जंगल में जब भी कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी होती है तो परिंदे अपने आप जंगल से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ने लगते हैं। भैरवी भी डर के मारे आर्यन से चिपक गई थी। आर्यन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, जान आप चिंता मत करो, हम हैं ना। भैरवी ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना सर आर्यन के सीने पर रख दिया। दिव्या भी कार्तिक से चिपक गई थी। ये देखकर आहिल ने गुस्से से दिव्या को खींचकर अपने गले लगा लिया। दिव्या डर के मारे ये भी नहीं समझ पाई थी कि वह आहिल नहीं बल्कि कार्तिक से चिपक गई थी। वही ये देखकर आरजू भी गुस्से से कार्तिक को घूर रही थी। कार्तिक ने अपने हाथ उठाकर कहा, अरे तुम ऐसे क्यों घूर रही हो काली माता। आरजू ने अपने हाथों का पंच बनाकर कार्तिक के पेट पर मारते हुए कहा, आपने उसको गले क्यों लगाया। कार्तिक ने कहा, अरे ये तो मेरी बहन है ना। दिव्या, इतना कहकर उसने दिव्या को देखा जो छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह आहिल के सीने से चिपकी हुई थी। दिव्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आरजू भी अपने भाइयों की तरह ही बहुत ज्यादा पजेसिव थी। आहिल भी घूरकर कार्तिक को देख रहा था, जैसे कार्तिक ही जाकर दिव्या के गले लगा हूं। तभी फिर से एक सूट की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ आरजू जो अभी तक चुपचाप खड़ी थी वह भी झटके से कार्तिक से जाकर चिपक गई। उन सभी की जीप जंगल के बीचों बीच आकर रुक गई। अचानक से एक के पीछे एक सभी जीप रुक चुकी थी। ये देखकर सारी लड़कियां डर रही थी, पर लड़कों के फेस पर डर का नामो निशान नहीं था सिवाय एक लड़के के। आप सभी समझ ही गए होंगे, ये कोई और नहीं, नमूना नंबर 1 यानी कि आदित्य जोशी है, जो कि अंश के ऊपर पूरी तरह से चढ़ा हुआ था और अंश उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। और वंश लगातार उसे देखकर हंस रहा था। अंश ने गुस्से से आदित्य से कहा, अभी के अभी मेरे ऊपर से उतर, क्या तुम मेरी कमर तोड़ना चाहते हो। एक तो भैंसे जैसा खाना खाकर मेरे ऊपर चढ़े हुए हो, अपने लिए भैंसा। सुनकर आदित्य ने गुस्से से अंश से कहा, मेरे जैसे हैंडसम लड़के को तुम भैंसा कह रहे हो, बददिमाग इंसान।
अंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा अभी के अभी नीचे उतरो वरना मैं तुम्हें जीप से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनकर धीरे धीरे आदित्य उसकी कमर से नीचे उतर आते के उतरते ही अंश ने अपनी कमर को घुमाकर कहा, हाथी जैसे इंसान, अगर अगली बार तुम मेरे ऊपर ऐसे चढ़े तो सच कह रहा तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, कैसे दोस्त हो तुम, मैं डर गया था। आदित्य की बात सुनकर वंश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और ऐसी भी क्या डरने वाली बात है, क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है? वंश की बात सुनकर आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, इसीलिए तो मुझे नहीं आना था, पर अरमान भाई ने जबरदस्ती मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि प्रिंसेस चाहती थी कि सभी लोग आए। यार रोहन और अनन्या कितने लकी हैं, दोनों नहीं आए। आदित्य की बात पर अंश और वंश ने उसके सर के दोनों साइड टिप्पली मारकर कह, वह इसलिए क्योंकि अनन्या की तबीयत ठीक नहीं थी और रोहन उसके साथ रहना चाहता था। रेहान, राहेल, काव्या, कीर्ति चारों एक दूसरे से चिपके हुए थे। रेहान और राहेल डरे हुए तो नहीं थी, पर फिर भी काव्या और कीर्ति के डरे होने के कारण वह दोनों उन दोनों को गले लगाकर बैठे हुए थे। असल में अरमान ने सभी लड़कों को पहले ही कह दिया था कि जंगल में उन लोगों पर अटैक होने वाला है और उन सब के साथ जो लड़की होगी उन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, वरना उन सब के अरमान टांगे तोड़ देगा। इसलिए सब अपने साथ खड़ी अपनी अपनी वालियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अरमान की कार सबसे आगे रुकी हुई थी, उसके बाजू में ही आर्यन की कार और उसके पीछे तीनों कार लाइन से रुकी हुई थी। सभी जी रुकने के बाद अचानक से ही उनके सामने कई सारे नकाबपोश आदमी आ गए। उन लोगों के हाथ में कई सारी गन और हथियार थे। वह आदमी यही कुछ 50 से 60 की तादाद में थे। उन सबको देखकर सुकून डर के मारे अरमान से और ज्यादा चिपक गई। उसने लगभग रोते हुए अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, ये सब हमें मार देंगे। ये सब कहते हुए सुकून के गालों पर आंसू की बूंदें आ गई। अरमान ने सुकून के आंसू को पूछते हुए कहा, एंजल, एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना है, हिम्मत मत हारना, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें जीने का सहारा देती है। और आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आप मेरी एंजल हो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने रोते हुए अपना सर हिलाया, हालांकि उसके आंसू अभी भी निकल रहे थे। अरमान ने फिर अपनी नज़र सामने की तरफ घूम आए उन सभी की जीप को उन सभी नकाबपोश आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर अरमान के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। अरमान ने सुकून से कहा, एंजल, आप यहीं बैठो और डरना नहीं है, आपको प्रॉमिस करो आपने मुझसे। सुकून ने रोते हुए अपना हाथ अरमान के हाथों में रखकर कहा, प्रॉमिस मिस्टर हैंडसम। सुकून नहीं डरेगी, क्योंकि वह अपने मिस्टर हैंडसम की एंजल है। अरमान ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और कहा, आप जीप से नीचे नहीं उतरोगी। सुकून ने अपना सर हिलाया। अरमान एक झटके से जीप से नीचे उतर गया। आर्यन, आहिल और कार्तिक भी नीचे उतर गए। सारी लड़कियां डर के मारे वहीं पर बैठी हुई थी। तभी उनका उसमें से एक आदमी सुकून की जीप की तरफ बढ़ा, उसे बाहर निकालने के लिए। ये देखकर अरमान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपनी जेब से एक बोतल निकाली और उस आदमी की तरफ फेंक कर मारे। वह चीज उस आदमी के ऊपर गिरते ही वह आदमी अचानक से चीखने चिल्लाने लगा और उसने अपने चेहरे के ऊपर दोनों हाथ रख दे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी दूसरा नकाबपोश भी आ गया। उसने उस आदमी को देखा तो उस आदमी के चेहरे पर से नाक, कान, आंखें सब गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई चलती फिरती लाश हो, क्योंकि अरमान ने उसके ऊपर ऐसा केमिकल डाला था कि उसके बॉडी पार्ट्स गल रहे थे, वह भी सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर ही। ये देखकर उन सभी आदमियों के अंदर डर की लहर दौड़ गई। अरमान ने अपने पैंट की जेब से कुछ चीज निकाली और उन सभी आदमियों की तरफ देखकर डर स्माइल के साथ कहा, तो तुम सब आ ही गए, पर शायद तुम सब की तैयारी कम थी और तुम सब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम उस नकली बादशाह के चक्कर में पड़कर मुझसे पंगा लेने की सोची। अरमान राठौर से इतना कहकर अरमान शैतानों की तरह हंसने लगा।
अचानक से सभी जीत जिनमें लड़कियां थी अरमान ने अपने घड़ी की एक बटन प्रेस की और वह सारी जीत अपने आप पीछे चलने लगी। यह इतने अचानक हुआ कि सारे नकाबपोश जो गाड़ियों के रास्ते में खड़े थे गाड़ियों ने उन्हें कुचल दिया। गाड़ियां पीछे हटते ही अरमान, आहिल, कार्तिक और आर्यन एक्शन में आ गए। सब ने अपनी जेब से कुछ छोटी छोटी चीजें निकाली और उन सभी आदमियों पर फेंकने लगे। उन लोगों ने भी फायरिंग स्टार्ट की पर अरमान और बाकी सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उन सभी के फायर करने के साथ ही उन सब ने अपनी एक बटन प्रेस कर दी थी। जैसे उन सभी के चेहरों पर अचानक से हेलमेट आ गया था जो कि मेटल से बना था और बुलेट प्रूफ भी था। उनमें से किसी पर भी गोलियों का असर नहीं हो रहा था। तभी उनमें से कुछ नकाबपोश जीप की तरफ दौड़ लगाने लगे। ये देखकर अरमान ने अपने जेब से कुछ छोटी सी चीज निकाली और उस तरफ है कि अचानक से एक धमाका हुआ और वहां पर खड़े सभी नकाबपोश अपनी जगह पर ही गिर गए। ये छोटा सा बम था जो कि सिर्फ 10 सेकंड में ही फट जाता था और यह सिर्फ 5 मीटर की दूरी तक की असर करता था। सुकून की कार भी 10 मीटर की दूरी पर थी। यह सब देखकर सुकून की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वह अपनी जगह पर ही खड़ी होकर थर-थर कांप रही थी। बाकी सभी लड़कियों की भी हालत ऐसे ही थी। भैरवी भी काफी डरी हुई थी पर फिर भी उसने जीप से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की क्योंकि आर्यन ने स्ट्रिक्टली कहा था कि वह या कोई भी जीत से बाहर ना निकले। असल में जीत भी इस तरह से बनाई गई थी कि आग लगने पर भी वह ब्लास्ट ना हो और जब सब नकाबपोश वहां पर आ गए थे तब जीत अपने आप पूरी तरह से पैक हो गई थी। कुछ ही देर में वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। अरमान, आहिल, आर्यन, कार्तिक सभी को एक खरोच भी नहीं आई थी। सभी लोगों के मरने के बाद अरमान ने एक बटन दबाएं और उसका हेलमेट अपने आप गायब हो गया। आर्यन, आहिल और कार्तिक ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्होंने चारों तरफ घूमकर देखा। अरमान ने एक डबल स्माइल के साथ कहा, मुझसे चालाकी अरमान राठौड़ को क्या समझाए। कितना कहकर अरमान एक झटके से पलटा और उसने अपने हाथ में पकड़ी गन का बार सीधा एक पेड़ के पीछे लगाया। अचानक से गोली चलने की आवाज के साथ वहां पर एक आदमी कैलाश गिरी। ये देखकर सब हैरान हो गए क्योंकि जब अरमान ने गोली चलाई थी तब वहां पर किसी को भी नहीं लगा था कि कोई आदमी होगा। सुकून की आंखें रो रो कर पूरी तरह से लाल हो गई। वह चारों तरफ फैली भी लाशों को देख सकती थी। उसे अरमान को देखकर डर लग रहा था। अरमान के पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था और सुकून बहुत ही ज्यादा मासूम थी। सुकून ने रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम ने सबको मार दिया। इतना कहकर सुकून अचानक से बेहोश होकर गिर गई।